ऑनलाइन में सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ, आप जो भी, जैसे मान लो मैं दोनों बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को पहले देना हो, रिकॉर्डिंग में भी जाता है पहले, तो मैं तो दोनों बता रहा हूँ। आपको ध्यान भी होनी चाहिए कि पहले ये हुआ करता था अभी। हाँ, अगले जून से इस बार का बजट लगेगा। पुरानी तो हो गई ओल्ड टैक्स रिजाइम, और नई वाली हो गई न्यू टैक्स रिजाइम। वो डिफॉल्ट है। नई में भी दो हो गई। नई में दो क्यों हो गई? एक पिछले साल अलग थी और इस साल अलग थी, तो ऐसे हो गया वो। हम्म। ये न्यू टैक्स रिजाइम 115 बीएसी ही है। हाँ, आप लिख सकते हो, लिख लो सेक्शन। हाँ जी, लास्ट क्लास में जो भी अपन ने न्यू टैक्स रिजाइम पढ़ी थी, उसकी हेडिंग में आप सेक्शन लिखना चाहे तो सेक्शन 115 बीएसी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। ये डिफॉल्ट है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले, ये हिंदी में लिख लेना। मैं लिख रहा हूं फिर भी, क्योंकि इसमें गलती कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो न्यू टैक्स रिजाइम से ही टैक्स निकालना है। ये ध्यान रखना। गुड आफ्टरनून दीपक। छुट्टी मार लिया आज तुम लोगों ने? अब देखो, अपन एक चीज और देखने वाले हैं। लास्ट अपन ने टैक्स रेट देख ली थी, और हेल्थ एंड एजुकेशन से इसके बारे में देख लिया था। और क्या पढ़ा था? रिबेट के बारे में पढ़ लिया था। रिबेट में भी अमेंडमेंट आ गया है। 12 लाख हो गई सीधी। ठीक है, 7 लाख से 12 लाख, 25,000 से 60,000 हो गया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम लेते हो ना, सेक्शन 115 बीएसी, तो आपको कुछ बेनिफिट्स छोड़ने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से बेनिफिट्स है, वो अपन जानेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स छोड़ने पड़ते हैं, कौन सी एग्जम्पशंस और डिडक्शन से जो हमें नहीं मिलती। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे ना तो काम आएगा अपने। तो कुछ एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस छोड़नी पड़ती है। ये हमारी बुक में ही है, तो वहां से अभी लिस्ट लिख लेते हैं उसकी, क्योंकि हमने सारी टैक्स रेट लिखी है। अब देखो होगा क्या, इसका इम्पैक्ट समझना ध्यान से। अभी जो अपन इंटरनेशनल टैक्स पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इंटरनेशनल टैक्स में हमको टैक्स निकालना होता है बार बार। अब टैक्स निकालते टाइम क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देना। अगर क्वेश्चन ने बोला कि किसी पर्सन ने ऑप्ट आउट करा है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स डिजाइन, तो उसकी पुरानी रेट लगाएंगे।
ऑप्टेड आउट अगर लिख रखा है, कुछ नहीं बोल रखा तो ये लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से इसका इंपैक्ट समझना। आप अगर ऑप्ट आउट कर लिया 115 बीएससी से, ऑप्ट आउट का मतलब होता है छोड़ना, नहीं लेना, तो कौन सी लगानी है, पुरानी। अगर पुरानी लगेगी तो सारी एग्जम्पशन डिडक्शन जैसे मिलती है वैसे मिलेगी। इसका मतलब हमको पढ़ना क्या पड़ेगा, पुराना, क्योंकि पुराने वाले में काम ज्यादा है, नई वाली में कम है। नई वाली में तो क्या है, ये नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा, उल्टा कम करना पड़ रहा है काम। तो हम पढ़ेंगे पुराना भी और नया भी, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं पुराने के। क्यों आ रहे हैं सर, ऐसा कारण क्या है, पुरानी टैक्स रिजाइम मतलब बोल्ड टैक्स रिजाइम के क्वेश्चन ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उसी में क्वेश्चन बढ़िया बनाए जा सकते हैं। नई वाली में क्या है, डिडक्शन देने ही नहीं। तो जब डिडक्शन नहीं देने, एग्जाम्शन ही नहीं देनी, तो क्वेश्चन में बचा ही क्या फिर, कुछ नहीं बचा। तो इसीलिए ओल्ड के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल में भी आता है आपका, जिसमें क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि इस पर्सन को डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के साथ जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ जाना चाहिए, जिसको ओल्ड वाली को अल्टरनेट बोलते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मतलब न्यू, अल्टरनेट टैक्स रिजाइम मतलब पुरानी। ठीक है, इसको भी लिख के रख लेते हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम का मतलब क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मतलब सेक्शन 115 बीएसी, और ये है न्यू टैक्स रिजाइम। ओल्ड टैक्स रिजाइम मतलब क्या, अल्टरनेट टैक्स रिजाइम। अब अपन एक लिस्ट नोट कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जम्पशंस और बेनिफिट्स हमको फॉरगोन छोड़ने पड़ेंगे। अब अपन लिख रहे हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स जो है वो हमको छोड़ने पड़ेंगे। अब देखो, आपसे डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलना, फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि एक टैक्स मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग वाला क्वेश्चन आता है आपका, जिसमें पूछता है कि इसको ओल्ड के साथ जाना चाहिए या न्यू के साथ, 7 मार्क्स का। वहां पर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, वहां पर ये काम आएगा। तो क्या क्या नहीं मिलता उसकी लिस्ट लिख रहे हैं, देखिए। फर्स्ट है लीव ट्रैवल कंसेशन। कौन से चैप्टर में आता है ये, सैलरी में। तो ये है इनकम फ्रॉम सैलरी का। सैलरी में क्या क्या, सबके साथ में हेड लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि यार इस चैप्टर का ये नहीं मिलता। हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी, सेक्शन 10 क्लोज 13A में मिलती थी। कौन सा चैप्टर है ये भी, सैलरी। सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस। थर्ड, स्पेशल अलाउंस। सैलरी में जो भी एग्जाम्पशंस मिलती थी ना, अलग अलग अलाउंसेस की, कि भाई ये इतने रुपए तक एग्जाम, ये इतने रुपए तक एग्जाम, वो भी मिलना बंद हो जाएगी आपको सैलरी हेड में। अलाउंसेस सारे ही मान के चलो आप, है ना।
फिर उसके बाद में फोर्थ, अगर न्यू टैक्स रिजाइम लेते हैं तो और क्या नहीं मिलेगा? एग्जम्पशन ऑफ माइनर चाइल्ड। ये कहां पढ़ी थी बताओ? क्लबिंग में। कितने की एग्जम्पशन होती है? 1500 रुपए वाली। ये क्लबिंग चैप्टर, ये नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 10 AA, ये आपने नहीं पढ़ रखा है, ये आगे पढ़ेंगे। ये देता है डिडक्शन। सेज यूनिट, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई व्यक्ति अपना बिजनेस खोलता है ना, तो उसे सेक्शन 10 AA में डिडक्शन मिलती है। ये फाइनल के अंदर आप पढ़ेंगे डिडक्शन वाले चैप्टर में, वहां पर इसकी डिटेल बात होगी। सेक्शन 16 क्लोज 2 एंड 16 क्लोज 3 की डिडक्शन सैलरी के अंदर। सैलरी के अंदर किसकी डिडक्शन है ये? देखो, 16 क्लोज 2 किसकी है? एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये भी नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, और दूसरी प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अच्छा, आपके टाइम में और आज के टाइम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने कितनी पढ़ी थी सैलरी की? 50,000। अब वो 75,000 हो गई है। तो मैं यहां पर लिख भी रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि फाइनल में वैसे सैलरी नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 इज अलाउड अंडर सेक्शन 16 क्लोज 1। तो ध्यान रखना, सैलरी हेड की स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर मिलेगी। अलाउंस टू एमपीज एंड एमएलएज। देखो, एमपी एमएलए की सैलरी कहां टैक्सेबल होती है? अदर सोर्स के अंदर। तो ये अदर सोर्स से रिलेट कर गया कि एमपी एमएलए को कोई भी अलाउंसेस मिलेंगे, उसमें से कोई एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलेगी न्यू टैक्स एग्जाम लेने पर। एर्थ पॉइंट, अगर और क्या नहीं मिलेगा न्यू टैक्स एग्जाम लेने पे, इसमें अमेंडमेंट भी है, तो ये ध्यान में रखते जाना। मैं अमेंडमेंट आपको बताता रहूंगा। जैसे 75,000 हो गया और ये मिलता है, ये एक अमेंडमेंट है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस पॉइंट को। 24 क्लोज बी, हाउस प्रॉपर्टी में जो आप पढ़ते थे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इसकी भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो ये हेड रिलेट हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नाइन्थ, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये हो गया पीजीबीपी का। थर्टी थ्री ए बी, टी कॉफी रबर वाला, याद है ये सेक्शन? टी कॉफी रबर बिजनेस में जो लगा हुआ होता है ना, उसको डिडक्शन मिलती है 40% ऑफ पीजीबीपी तक की। तो पीजीबीपी में फिर से पढ़ोगे आप फाइनल में भी। ये डिडक्शन जो नहीं मिलेगा, ये भी पीजीबीपी से रिलेट कर रहा है। तो आपको हेड वाइज ध्यान रखना है कि अच्छा, इस हेड में ये नहीं मिलता, इस हेड में ये नहीं मिलता। तो जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ओल्ड के अकॉर्डिंग जब करना है, तो अब तो ये सारी एग्जम्पशन डिडक्शन दे दोगे, और जब न्यू के अकॉर्डिंग करोगे तो ये सारी एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं दोगे। नेक्स्ट, साइट रिस्टोरेशन अकाउंट।
33 ABA, इसको बोलते थे एक्सट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। इसमें 40% होता था, इसमें 20% होता था। तो ये दोनों सेक्शन एक ही साथ पढ़ते थे कंपेयर कर करके, इसमें नाबार्ड में, इसमें एसबीआई में। तो वो वाला जो है सेक्शन है यहाँ पर ये। 12th पॉइंट, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो सारे के सारे डोनेशंस वो नहीं मिलेंगे, हम पढ़ते हैं इसको सेक्शन 35 में, पीजीबीपी में। उसके बाद 35 AD, ये किसका था? सुना है नाम सेक्शन 35 AD? स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस। अभी तो ये चीजें आपको याद है, इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि ट्रेनिंग करो तो भी इंटीग्रेटेड वाली करो, मतलब ऐसी जिसमें आपको कभी कभार बुलाए और पढ़ाई हो। अब ये 6 महीने बाद आप आके बैठो, आप कुछ याद नहीं आएगा, भूल जाओगे। इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग में क्या है, मतलब जो दूसरी फर्म्स भी कराती है कि वो आपको बुलाएगी असाइनमेंट पे, फिर वापस कर भेज देगी। तो उसमें भी आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, काम सीख रहे हो, सब कुछ हो रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। हाँ, और अगर आप 1 साल तक ट्रेनिंग करोगे तो फिर आपको 1.5 साल और फ्रेश देना पड़ेगा आपको। लेकिन अल्टीमेटली मैटर क्या कर रहा है? याद कुछ भी नहीं रहेगा, अटेम्प्ट इसीलिए ज़्यादा लगता है। फिर अल्टीमेटली देखेंगे क्या कैंपस में अटेम्प्ट कितने लगे, तो उसकी वैल्यू होती है। फिर ये अटेम्प्ट भी नहीं लगाना, और अगर जिसको ट्रेनिंग करनी, कई लोगों को होता है सर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए कॉर्पोरेट का, तो वो ऐसी ट्रेनिंग ज्वाइन करो जो फर्म्स आपको ऑडिट पे भेजती है कभी कभार। आप गए, कंपनी भी देख ली, कॉर्पोरेट कल्चर भी मिल गया आपको, फर्म भी मिल गई, और दोनों काम भी हो गए आपके। तो अभी इसलिए बोल पा रहे हो आप क्योंकि आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, तो आपको याद है और चीजें जल्दी समझ आएगी आपको। 14, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। 35CCC किसका है? पीजीबीपी का। एक अमेंडमेंट हुआ है, वो मैं लिख के फिर काटूंगा, आपको भी काटना है ना। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन का डिडक्शन अदर सोर्सेज में मिला करता है। तो ये अगर कोई न्यू टैक्स एग्जाम लेता था ना, उसको ये नहीं मिलता था, बट अब ये ऐसे डिलीट कर दिया इन्होंने। इसका मतलब क्या है? ये अवेलेबल है। तो यूं बोल सकते हैं, डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन इज अवेलेबल even though a person opt for new tax regime under section 115 BAC। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। पूरा डिडक्शन का चैप्टर की काम क्या रहा जब अगर कोई न्यू टैक्स एग्जाम ले लेता है तो? डिडक्शन चैप्टर ही क्यों पढ़ेंगे? किसी दिन अगर ओल्ड टैक्स एग्जाम हट जाए सोचो, तो डिडक्शन चैप्टर भी हट जाएगा, क्योंकि डिडक्शन मिलना ही बंद हो जाएंगे। बस 2-3 देते हैं, वो 2-3 अभी देखते हैं। एक्सेप्ट
मतलब न्यू टैक्स रिजाइम लाना अच्छा है या बुरा है? सीए सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खराब है। जितना सिंपल हो जाएगा तो उसको काम कहाँ से मिलेगा? फिर तो लोग अपने आप ही कर लेंगे ना। डबल जे डबल है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, जितना भी आप एडिशनल एम्प्लॉय रखते हो उसका 30%। ये सीसीएच जो है नया एड ऑन हुआ है, आप पढ़ेंगे अग्निवीर योजना जो है उससे रिलेटेड। और सीसीडी है आपका किसका? नहीं, अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम। तो उसमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का तो नहीं मिल रहा। सीसीडी में कौन सा मिल रहा है? 2। हालांकि डिडक्शन चैप्टर में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मार्क करके रखना सीसीडी में भी 2 है, 1 नहीं है। सीसीडी में 2 सेक्शन है, 1 और 2। 1 में देखो, अगर आप किसी पेंशन स्कीम में खुद पैसा डाल रहे हो, अभी मैं इसको चलो बता ही देता हूं। एटीसीसीडी में क्या है? कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। न्यू पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा डालते हो तो एनपीएस में पैसा कौन डालता है? एक तो एम्प्लॉयर डालता है और एक एम्प्लॉय भी डालता है। एम्प्लॉय जो पैसा डालता है उसकी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1। और एम्प्लॉयर जो पैसा डालता है ना, वो पहले एक बार तो एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ता है, फिर उसका डिडक्शन मिलता है। तो पहले तो क्या होगा, फर्स्ट ये ऐड होगा टू सैलरी, फिर उसके बाद इसकी क्या मिलेगी, देन डिडक्शन। टू में अभी देखो, ये देने इसको बरकरार रखने का कारण क्या है? अगले के इनकम में आपने एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन करा वो तो जोड़ दिया ना। एक बार क्या करा आपने, इसको सैलरी में जोड़ दिया। अगर सपोज करिए मैं एम्प्लॉयर हूं और आप एम्प्लॉय हो, आपने जो कंट्रीब्यूशन करा उसकी डिडक्शन तो आपको सीधी सीधी मिल जाती है। मैंने जो करा वो पहले आपकी सैलरी में जुड़ेगा, फिर उसकी डिडक्शन मिलेगी। अभी देखो सीसीडी 1 नहीं मिल रहा यहाँ, किसकी डिडक्शन मिल रही है न्यू टैक्स रिजाइम में? सीसीडी 2। क्यों दे रही है गवर्नमेंट? बोले यार अगर अपन सिर्फ इसकी सैलरी में जोड़ के रख देंगे तो गलत हो जाएगा ना इसके साथ, कि एक तो कंट्रीब्यूशन किया और ऊपर से सैलरी में और जोड़ दिया, तो फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मान लो मैंने आपको 100 रुपए दिए और वो 100 रुपए आपकी सैलरी में जुड़ गए, तो टैक्स तो लग गया ना उस पर अल्टीमेटली। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, यार अगले आदमी को फायदा दो, तो इसलिए एक बार सैलरी में जोड़ के फिर उसी को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। कितना डिडक्शन मिलता है? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी वाला प्रोविजन। इसमें भी अमेंडमेंट्स भी है, वो डिडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट कितने हो गए? 16 17 पॉइंट। ऑनलाइन वालों को भाई सब क्लियर है ना? साथ साथ एक बार बता दो फटाफट से यस लिख के, पता चले हो ही नहीं, चालू छोड़ के चले गए। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस और डेप्रीशिएशन रिलेटेड टू above will not be allowed। इसका मतलब समझो, पुराने सालों में आपका कोई लॉस आया था, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। पुराने सालों में आपका कोई लॉस आया था, और लॉस आने का कारण क्या था? ये ऊपर आए हुए पॉइंट, मतलब आपने कोई डिडक्शन ली होगी, उस डिडक्शन या एग्जम्पशन की वजह से आपका क्या बन गया? लॉस। तो जब भी हमारा लॉस बनता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं? कैरी फॉरवर्ड। जैसे मान लीजिए अपन ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लो आपने साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन ली, इस वजह से आपकी इनकम की जगह क्या आ गया? लॉस। ये क्या बोल रहा है पॉइंट, कि अगर इन पॉइंट्स की वजह से पुराने सालों में आपका कोई लॉस हुआ था, तो लॉस को हम क्या करते हैं? फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, जो लॉस ऊपर आए हुए सेक्शंस की वजह से हुआ था वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना, सपोज करिए कि इस साल के अंदर, इस पर्टिकुलर ईयर में 2023-24 में मान लीजिए,
आपका लॉस आया था। लॉस आने का रीजन क्या था? सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का आपने खर्चा डेबिट करा था, इस वजह से लॉस आ गया था। अब ये लॉस आप 2024-25 के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सर अगर उसने पिछले साल भी न्यू टैक्स रिजाइम ली होगी तो उसको ये डिडक्शन मिला ही नहीं होगा। देखो होता क्या है, पिछले साल मान लो उसने ओल्ड ली थी, तो ओल्ड में तो उसको डिडक्शन मिल गया होगा, डिडक्शन मिल गया और उस वजह से उसका क्या आ गया? लॉस। इस साल उसने क्या ले ली? न्यू। तो न्यू के अंदर इस साल डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, 35 का डिडक्शन नहीं मिलना, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सर मेरे पिछले साल का लॉस है, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके लाना चाहता हूँ, यहाँ सेट ऑफ करवाना चाहता हूँ। बोले वो भी नहीं कर सकते आप। इट मीन्स क्या हुआ कि पुराने सालों में आपका कोई लॉस आ रखा है, और लॉस आने की वजह क्या थी? ये ऊपर आए हुए सेक्शंस। तो वो लॉस आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। तो पुराने सालों में जो लॉस हुआ है ऊपर आए हुए सेक्शंस की वजह से, वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ये बात? ये साइंटिफिक रिसर्च, एसआर मतलब साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, अगला पॉइंट वही है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ current year cannot be set off with any other income। सर सेट ऑफ हो नहीं रहा, कैरी फॉरवर्ड ऊपर बोल रहा है कि कर नहीं सकते आप, क्योंकि जो लॉस आएगा, लॉस आने की कुछ ना कुछ वजह मेनली इंटरेस्ट ही होती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन ही नहीं मिलती। तो इंटरेस्ट की वजह से अगर कोई लॉस आएगा तो इस साल भी नहीं एडजस्ट करने दे रहे, तो अगला सोचता है कि कोई बात नहीं, इस साल आप मुझे लॉस एडजस्ट नहीं करने दे रहे, मैं अगले साल के लिए क्या कर लूंगा? कैरी फॉरवर्ड, अगले साल एडजस्ट कर लूंगा। ये क्या बोल रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आपका इस साल आ रखा है तो वो किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा। बोले सर पिछले साल का लॉस, या इस साल मेरा लॉस आया, चलो मैं किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं करूंगा, अगले साल क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही उस लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? इस साल आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ गया, किसी और से सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या कर लोगे फिर? कैरी फॉरवर्ड। बोलेगे सर मैं अगले साल मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से तो सेट ऑफ कर ही सकता हूँ क्या? बोले वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो। ऊपर वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऊपर लिखी हुई वजहों से अगर कोई लॉस आया तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आने की वजह क्या होता है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट ऊपर आ रखा है, तो इस साल लॉस आएगा वो भी एडजस्ट नहीं होगा, और इस साल लॉस जो आएगा वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, मतलब उसका कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अपन क्या लिख सकते हैं? एंड इट शैल लैप्स। लेकिन इंट्रा हेड सेटअप हो सकता है इस साल हाउस प्रॉपर्टी का, मान लो आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी में इनकम, एक में लॉस है। ठीक है, देखिए अपन एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई आपकी एक जगह 2 लाख रुपए, एक जगह आया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख का, और एक है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी 2 लाख की। अब इसमें क्या होगा? अब इसका अगर अपन आंसर निकाले तो क्या बनेगा? देखो,
सबसे पहले तो देखो इनकम फ्रॉम सैलरी है, एक तो ये दे रखी है, इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखी 2 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहां दे रखी है 2 लाख रुपए। 3 लाख का लॉस है अपने पास। चलो इसको मैं इनर कॉलम में लिखता हूं। तो मैंने कर लिया लॉस सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ तो हो गया। सो लॉस तो सेट ऑफ नहीं कर सकते ना भाई, इंट्रा हेड तो कर ही सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी की फाइनल इनकम ही तब आएगी ना। तो ये 2 लाख तो कर लिया हमने पूरा। ठीक है, ये बचे नील। अभी भी हाउस प्रॉपर्टी का कितना लॉस बचा हुआ है? 1 लाख का लॉस क्या मैं इस इनकम के साथ सेट ऑफ करा सकता हूँ क्या? 1 लाख का जो लॉस बचा है क्या मैं इस सैलरी के साथ सेट ऑफ करवा सकता हूँ? नहीं। हो गया, बस खत्म। अब वो जो 1 लाख रुपीज का लॉस है वो क्या हो जाएगा? लैप्स। खत्म। ना तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे और ना ही आप उसको किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ। अगर आपके पास कुछ लॉस बच गया हाउस प्रॉपर्टी का तो खत्म है। हाँ, यहाँ 2 लाख क्यों यूटिलाइज आ गया? क्योंकि आपके पास सेम हेड में इनकम थी, इस वजह से बेनिफिट। कुछ भी मतलब हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आ गया, कुछ काम का नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, सोचो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आने का कारण होता क्या है? इंटरेस्ट। जब उस इंटरेस्ट की ही डिडक्शन देना बंद कर दिया तो सरकार क्या चाह रही है? कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आना ही बंद हो जाए। यही तो चाह रही है सरकार, क्योंकि जब वो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगा तो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस भी नहीं आएगा, और जब हाउस प्रॉपर्टी में लॉस ही नहीं आएगा तो सेट ऑफ कैसे करेगा? और फिर सरकार बोल रही है अगर किसी तरीके से तुम लॉस ले भी आए तो सेट ऑफ तो होना नहीं। लेकिन इसको प्रैक्टिकली आज की डेट में सोच के देखोगे ना तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों कम है? इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलना ही बंद हो गई, तो लॉस आना ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रैक्टिकली अब आएगा भी नहीं लॉस। बाई चांस है भी तो वो कोई काम का नहीं होगा। किसको? हम्म। लैप्स हो गया उसको दिखाते ही नहीं। देखो वो अगर नहीं भी लिखेगा ना तो अब जब आप प्रैक्टिकली रिटर्न भरोगे ना, आपने हाउस प्रॉपर्टी में एक जगह 2 लाख की इनकम दिखाई, एक जगह 3 लाख की लॉस दिखाया, वो 2 लाख सेट ऑफ करके इसको नील कर देगा, 1 लाख का कुछ नहीं करेगा, खत्म। मतलब सिस्टम ऑटो एडजस्ट कर लेगा उसको कि 1 लाख कहीं नहीं होगा, आप चाहो कि मैं इसके साथ एडजस्ट करा लूँ, नहीं होगा, होगा ही नहीं। वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा सिस्टम ही आपको करने से। अभी धीरे धीरे देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर आप प्रैक्टिकली रिटर्न भरना जब सीखोगे ना, फाइनल में मैं आपको बताऊंगा भी, तब आप देखना कि पहले से ही भरी हुई आती है इनकम। कुछ इनकम्स पहले से ही भरी हुई आने लग गई है अब, क्योंकि जहां जहां तुम्हारे पैन नंबर या बैंक अकाउंट से उठा लेते हैं तो कुछ इनकम तो ऑटो फिल्ड आने लग गई। तो सरकार धीरे धीरे जाकर के फ्यूचर में ऐसा सिस्टम ले आएगी जिसमें तुम तो जाके बस क्लिक कर दो, ये इनकम है, टेक टेक भर गया रिटर्न। अभी भी 5-7 मिनट में भर जाता है। हाँ, काम और इनकम टैक्स का कम होगा लेकिन ऑडिट में है, इसीलिए वो बोल रहे हैं उसको। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लास्ट पॉइंट, ये हो गया 18। करंट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट, एडिशनल तो नहीं होता, ऊपर ही लिखा हुआ है एडिशनल डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेड। ये सारे पॉइंट्स हो गए, इनको नोट कर लीजिए, एक बार वापस से री रीड भी कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। अब ये टॉपिक कहाँ काम आएगा इसके साथ लिख लेना, 2 चैप्टर है, एक तो इंटरनेशनल टैक्स में काम आएगा ये जो अपन पढ़ रहे हैं,
और सेकंड ये काम आएगा टैक्स मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में। तो दो जगह इसका रोल आएगा, टैक्स मैनेजमेंट टैक्स प्लानिंग वाले चैप्टर में, और इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स DTAA टॉपिक है वहां पर। तो आज तो चलो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूँ, कम पढ़ा रहा हूँ भाई। जो भी ऑनलाइन वाले हैं फटाफट से आ जाओ ऑफलाइन चलने के लिए, रेडी तैयार होकर के। कौन सा लिखना है? यही वाला? ऑनलाइन सभी को क्लियर है? फटाफट से बता दीजिए मुझे। यस और नो फटाफट से बताएंगे भाई ऑनलाइन वाले। सबका आना चाहिए फटाफट से। नहीं पलक, आज क्लासेस कम ही रख रहे हैं ताकि आप लोग आ जाए और बाकी लोग भी आज ऑनलाइन ही है, तो इट्स बेटर कि इतनी रखें। फिर टाइम भी हो जाएगा, हमको फटाफट से निकलना है आज उदयपुर के लिए।